ब्लू सिल्वर ग्रास की दुनिया में डूबे हुए टैंग वूलन को लगा जैसे उसने कई आवाज़ें सुनी। ये आवाज़ें बिखरी हुई थीं, फिर भी हर जगह गूंज रही थीं। ब्लू सिल्वर ग्रास कोमल थी, पर उसकी जीवन शक्ति बेहद प्रबल थी। ये पूरे महाद्वीप में सबसे आम पौधा था। उनकी मजबूत उपस्थिति करोड़ों सालों से बनी हुई थी। उस युग के शक्तिशाली आत्मा जानवर यानी सोल बीस्ट विलुप्ति के कगार पर थे, लेकिन ब्लू सिल्वर ग्रास अब भी पृथ्वी को वैसे ही ढके हुए थी जैसे हजारों साल पहले थी। टैंग वूलन की चेतना धीरे धीरे उन सूक्ष्म अस्तित्वों को महसूस करने लगी जो हवा में फैले हुए थे और चुपचाप उसके शरीर में समा रहे थे। वो छोटे छोटे कण उसकी आत्मा शक्ति में घुल मिल गए। ये मिश्रण न तेज था न ही गहरा, पर उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा शक्ति धीरे धीरे स्थिर रूप से बढ़ रही है। कितना समय बीत गया ये जाने बिना टैंग वूलन स्वाभाविक रूप से ध्यान से बाहर आया। उसका शरीर ठंडा और हल्का महसूस हो रहा था, जैसे वो अनगिनत ब्लू सिल्वर ग्रास की बेलों से लिपटा हुआ हो। लेकिन जब उसने सामने अपने पिता को बैठे देखा तो वो चौंक गया। पापा, आप आज इतनी जल्दी घर आ गए? उसने आश्चर्य से पूछा। जल्दी नहीं आया हूँ बेटा, अब तो रात हो चुकी है। लगता है तुमने ध्यान करना सीख लिया है। रेड माउंटेन अकेडमी की शिक्षा वाकई अच्छी है। टैंग वूलन उत्साहित होकर बोला, हाँ, लगता है मैं अब ध्यान कर सकता हूँ। अभी अभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें मेरे शरीर में आईं, फिर मेरी आत्मा शक्ति बढ़ने लगी। क्या इसे ध्यान करना कहते हैं पापा? टैंग ज़ीरान के दिल में हल्का झटका लगा। सिर्फ एक दिन में उसका बेटा ध्यान की कला समझ गया। जो कुछ उसने महसूस किया वो वास्तव में ध्यान की ही अवस्था थी। ये सिर्फ अच्छी शिक्षा का परिणाम नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सही कहा, तुमने ध्यान करना सीख लिया है। लगता है मेरा बेटा बहुत समझदार है। टैंग वूलन अपने पिता की प्रशंसा सुनकर गर्व से भर गया, पर तभी टैंग ज़ीरान ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, मुझसे एक बात करनी है। टैंग वूलन ने तुरंत खुद को संभाला। क्या हुआ पापा, क्या मैंने कुछ गलती की? आपने ही तो कहा था कि मर्दों को बुरे लोगों से लड़ने की हिम्मत रखनी चाहिए, और आज स्कूल में जब सबने मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास का मजाक उड़ाया तो मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया। मैं बहुत आज्ञाकारी था। टैंग ज़ीरान ने शांत स्वर में कहा, साहसी होना बुरा नहीं, लेकिन समझदार भी होना जरूरी है। जब तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है किसी को बचाने की, तो तुम्हें दूसरों से मदद मांगनी चाहिए, ना कि खुद खतरे में कूद जाना चाहिए। अगर वे तुम्हारे मार्शल सोल से डरकर भागे नहीं होते तो तुम बहुत खतरे में पड़ सकते थे। वो बहादुरी नहीं, मूर्खता थी। टैंग वूलन ने सिर झुकाकर कहा, मुझसे गलती हो गई। ये सुनकर टैंग ज़ीरान फिर मुस्कुराए। उनका बेटा अगर अपनी गलती मान ले तो इसका मतलब है उसने सच में उसे समझ लिया है। मर्द ऐसी गलती दोबारा नहीं करते। टैंग वूलन ने सिर हिलाया। अच्छा, अब अगली बात पर आते हैं। अगली बात? टैंग वूलन ने हैरानी से पूछा। हाँ भाई, 6 साल की उम्र में ही एक लड़की को घर ले आए। बड़े होकर तो न जाने क्या करोगे। ऊपर से तुमने एक सुंदरी को भी बचाया है। बुरा नहीं। अब जाकर टैंग वूलन को नार की बात याद आई। वो तुरंत बोला, पापा, क्या नार को उसका परिवार मिल गया? वो सच में बहुत सुंदर है। टैंग ज़ीरान ने सिर हिलाया। तुम्हारी माँ उसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ले गई थी, पर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो अब उसका क्या होगा? तुम ही बताओ बेटा, तुम क्या करना चाहते हो? टैंग वूलन ने कुछ सोचा। पापा, अगर नार हमारे साथ रहे तो कैसा रहेगा? क्या ये ठीक है? टैंग ज़ीरान मुस्कुराए। हमारे घर में माँ और मैं 2 बच्चों की देखभाल कैसे करेंगे? टैंग वूलन ने जल्दी से कहा, मैं उसका ध्यान रखूंगा। स्कूल से लौटकर मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ। टैंग ज़ीरान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पहले खाना खा लो। लिविंग रूम में पहुंचते ही टैंग वूलन ने देखा कि नार पहले से ही मेज पर बैठी थी। नार, उसने खुशी से पुकारा और दौड़कर उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया। लैंगी वे बोली, हमें इस बच्ची का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, इसलिए हमें इसे अनाथालय भेजना पड़ेगा। नहीं, नार को मत भेजो माँ। टैंग वूलन उसके आगे फैल गया। उसे यहीं रहने दो, मैं थोड़ा कम खा लूंगा। नार ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो छोटा सा लड़का लंबा नहीं था, पर उसके बचाव भरे शब्दों ने नार की आंखें नम कर दी। लैंग्वे बोली, लिनलिन, तुम उसकी जगह फैसला नहीं कर सकते। तुम्हें नार से पूछना चाहिए कि वो क्या चाहती है।
टैंग वूलन तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। नार, तुम हमारे साथ रहो ना, माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, पापा भी बहुत अच्छे हैं और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं हमेशा से एक छोटी बहन चाहता था, क्या तुम मेरी बहन बनोगी? नार ने धीरे से सिर हिलाया। वाह, अब मेरी एक छोटी बहन है। टैंग वूलन खुशी से उछल पड़ा। बाद में सबको पता चला कि अब 2 बच्चे घर में भूख के तूफान जैसे हैं। लैंग यूए ने आज ज्यादा खाना बनाया था, फिर भी सब खत्म हो गया। यहाँ तक कि जो खाना टैंग जीरान के अगले दिन के लिए रखा था, वो भी दोनों ने मिलकर खा लिया, और तब भी वो दोनों संतुष्ट नहीं लगे। घर में सिर्फ 2 कमरे थे, इसलिए नार को टैंग वूलन के कमरे में ही रहना पड़ा। बीच में एक पर्दा डाल दिया गया। नार बहुत थक चुकी थी और तुरंत सो गई। पापा, मैं अब ध्यान करने जा रहा हूँ, टैंग वूलन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे ध्यान की वो अनुभूति बहुत पसंद आई थी। अब उसके पास और भी बड़ा कारण था शक्तिशाली बनने का। उसे अपनी छोटी बहन की रक्षा करनी थी। रुको जरा, तांग जिरान ने तांग वूलन को पुकारा। क्या हुआ पिताजी? तांग जिरान ने पास की कुर्सी थपथपाई। इधर बैठो बेटा, पापा को तुमसे कुछ बात करनी है। ओह। तांग वूलन पास जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर हल्का सा संदेह था। तांग जिरान बोले, बेटा, तुमने आत्मा गुरु सोल मास्टर बनने का रास्ता चुना है तो पापा तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि इस राह में बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, न केवल पढ़ाई में बल्कि घर में भी। जब एक आत्मा गुरु की आत्मा शक्ति सोल पावर 10वें स्तर तक पहुंचती है तो आगे बढ़ने के लिए उसे आत्मा अंगूठी सोल रिंग की आवश्यकता होती है। बहुत समय पहले आत्मा अंगूठी आत्मा जंतुओं को मारकर प्राप्त की जाती थी, लेकिन 10,000 साल बाद आज के समय में हमने शोध से पाया है कि स्पिरिट सोल आत्मा अंगूठियों से बेहतर है। उच्च स्तर के स्पिरिट सोल बढ़ भी सकते हैं और कृत्रिम रूप से बनाए भी जा सकते हैं, इसलिए स्पिरिट सोल आत्मा अंगूठियों के समान ही है। अलग अलग स्तर के स्पिरिट सोल आत्मा गुरु को एक या अधिक आत्मा अंगूठियां प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे आम लोगों के लिए इन्हें केवल स्पिरिट पगोडा से खरीदा जा सकता है। मेरी आमदनी बहुत कम है, किसी तरह घर का खर्च चल पाता है। अब तुम्हारे साथ नायर भी है और तुम दोनों इतना खाते हो कि मेरे लिए सबसे निचले दर्जे का स्पिरिट सोल खरीदना भी मुश्किल होगा जब तुम्हारी आत्मा शक्ति 10वें स्तर तक पहुंच जाएगी। स्पिरिट पगोडा से स्पिरिट सोल पाने के 2 रास्ते हैं। पहला, अगर कोई अत्यंत प्रतिभाशाली आत्मा गुरु हो जिसकी साधना बहुत तेज हो तो उसे पहला स्पिरिट सोल मुफ्त में दिया जाता है, लेकिन तुम्हारा ब्लू सिल्वर ग्रास उस श्रेणी में नहीं आता, इसलिए दूसरा रास्ता ही बचता है, उसे खरीदना। तांग वूलन अपने पिता की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कभी इस समस्या के बारे में सोचा ही नहीं था। सही कहा, आत्मा गुरुओं को आत्मा अंगूठी चाहिए होती है, लेकिन आत्मा जंतु अब लगभग विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए आत्मा अंगूठी प्राप्त करना कठिन है। बचा सिर्फ खरीदने का विकल्प। 6 साल के बच्चे के लिए पैसे का अर्थ बहुत दूर की बात थी, पर अभी समस्या उसके सामने थी। तो फिर अब मैं क्या करूं पिताजी? तांग जिरान ने हल्की कड़वी मुस्कान दी। यहीं तक पापा की सामर्थ्य है। आने वाले कुछ वर्षों में मैं कोशिश करूंगा जितना संभव हो सके उतना बचत कर लूं, लेकिन बाकी तुम्हें खुद पर निर्भर रहना होगा। तुम्हें याद है तुम्हारे मंगटियान अंकल? हाँ याद है, वो वही है ना जो हमारे घर आए थे? तांग जिरान के मन में एक लंबे, मजबूत और सख्त चेहरे वाले व्यक्ति की छवि उभरी। तांग जिरान बोले, तुम्हारे अंकल मंगटियान एक उत्कृष्ट लोहार यानी ब्लैक स्मिथ हैं। मैंने उन्हें अपनी स्थिति बताई तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हें अपने यहाँ शागिर्दी का मौका देंगे। अगले 3 महीने तक रोज 2 घंटे तुम्हें सिखाएंगे। अगर 3 महीनों में तुम कुछ साधारण चीजें करना सीख गए तो तुम थोड़ा पैसा भी कमा सकोगे। तांग वूलन की आंखें चमक उठी। मैं करना चाहता हूँ पिताजी, मैं कब शुरू कर सकता हूँ? तांग जिरान ने गंभीर नजरों से देखा। लोहार का काम बहुत कठिन होता है, क्या सच में करना चाहते हो? तांग वूलन ने सिर हिलाया। मैं कर सकता हूँ, मैं खुद पैसे कमाकर स्पिरिट सोल खरीदूंगा। तांग जिरान मुस्कुराए। अच्छा, तो जाकर कोशिश करो, अगर अच्छा ना लगे तो छोड़ देना। ठीक है, अब मैं साधना करने जा रहा हूँ पिताजी। तांग वूलन अपने कमरे में लौट गया। तभी तांग जिरान के कंधे पर एक आंसू की बूंद गिरी। उन्होंने मुड़कर देखा, उनकी पत्नी की आंखें आंसुओं से भरी थीं। वूलन अभी इतना छोटा है, आपने ऐसा क्यों किया? लांग यूए ने गला रुंधते हुए कहा। अगर हम थोड़ी मितव्ययिता से रहें तो हम मिलकर उसके लिए स्पिरिट सोल खरीद सकते हैं। तांग जिरान ने एक लंबी सांस ली। ब्लू सिल्वर ग्रास के साथ आत्मा गुरु बनना बहुत कठिन है। लोहार का काम एक कला है। लिन अभी छोटा है लेकिन उसका स्वभाव मजबूत है।
लोहार बनना केवल धातु को गढ़ना नहीं है, ये खुद को भी गढ़ने का तरीका है। अगर वो इन कठिनाइयों को सह सके तो भविष्य में अपने दम पर पैसे भी कमा सकेगा और वो मजबूत भी बनेगा। इसमें नुकसान कुछ नहीं, सिर्फ लाभ है। तुम भी हमारी हालत जानती हो, मुझे बस डर है कि एक दिन हम अगर लिन मंगटियान का विश्वास जीत लेता है तो उसकी स्थिति मुझसे भी ऊंची होगी। अगली सुबह माँ और नायर से विदा लेकर तांग वुलन खुशी खुशी स्कूल गया। रात की साधना के बाद उसे ब्लू सिल्वर ग्रास के साथ और भी गहरा जुड़ाव महसूस हुआ, एक अपनापन और साहस से भरा एहसास। स्कूल में रोज आत्मागुरु की शिक्षा नहीं होती थी, एक दिन आत्माविद्या, दूसरे दिन सामान्य शिक्षा। आज सामान्य शिक्षा का दिन था। तांग वुलन बहुत तेज दिमाग का था, वो ध्यान से सुनता और शिक्षक से प्रशंसा पाता। कक्षा समाप्त होने पर उसने देखा कि माँ उसे लेने आई हैं। माँ, आप मुझे लेने क्यों आई? नायर कहाँ है? लांगयुए की आंखों में हल्की उदासी झलकी। वो तेजी से आई और बेटे को गोद में उठा लिया। माँ, मुझे नीचे उतारिए, मैं अब बड़ा लड़का हूँ, सबके सामने शर्म आती है। लांगयुए हंस पड़ी। चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ, मेरे बेटे ही रहोगे। मैं तुम्हें मंगटियान अंकल के पास ले जा रही हूँ। क्या तुम सच में लोहार का काम सीखना चाहते हो? तांग वुलन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, पिताजी ने कहा है कि मर्ज को खुद पर यकीन रखना चाहिए। मैं अपना स्पिरिट सोल खुद कमाऊंगा। लांगयुए नीचे झुकी और बोली, बेटा, अगर तुम लाख कठिनाइयों में भी नहीं टिके रह पाए तो माँ काम ढूंढकर तुम्हारे लिए स्पिरिट सोल खरीद लेगी। नहीं, मैं खुद कमाऊंगा, तांग वुलन ने दृढ़ निश्चय से कहा। लांगयुए ने आंसू रोकते हुए उसे बार बार चूमा। अच्छा बेटा, चलो। ग्लोरी बाउंड शहर बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए उन्हें गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी। लगभग 20 मिनट चलने के बाद वो एक बड़े से वर्कशॉप के सामने पहुंचे। वर्कशॉप बाहर से पुराना लग रहा था। ऊपर लिखा था मंगटियार का वर्कशॉप। दरवाजे के बाहर ही लोहे की गंध फैल रही थी। लांगयुए ने डोरबेल दबाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक मध्यम आयु पुरुष खड़ा था, लंबा, सांवला, घनी दाढ़ी वाला, चेहरा सख्त और तेज। छोटी बहन आ गई, उसकी भारी आवाज गूंजी। उसे सुनकर तांग वुलन के कानों में झंझनाहट सी हुई। मंगटियान अंकल, तांग वुलन ने आदरपूर्वक कहा, जिन्हें वो पहले कुछ बार मिल चुका था। मंगटियान ने हल्की सिर हिलाई। फिर लांगयुए से बोले, छोटी बहन, तुम लौट जाओ, 2 घंटे बाद आकर उसे ले जाना। बड़े भाई मंगटियान, आपका बहुत धन्यवाद। उन्होंने थोड़ी झिझकते हुए अपने बेटी की ओर देखा। वो कुछ कहना चाहती थी, पर आखिरकार खुद को रोक लिया और चुपचाप चली गईं। अंदर आओ, मंगटियान ने तांग वुलन से कहा। जी। तांग वुलन मंगटियान के साथ कार्यशाला के बिखरे हुए हॉल में चला गया। हॉल में हर जगह तरह तरह के धातु के पुर्जे फैले हुए थे, जिनमें से ज्यादातर को तांग वुलन पहचान भी नहीं पा रहा था। शायद ये सब आत्मा यंत्रों के हिस्से थे। मंगटियान बिना रुके आगे बढ़ गया तो तांग वुलन को भी जल्दी जल्दी पीछे चलना पड़ा। दुकान न बहुत बड़ी थी न बहुत छोटी। हॉल से होकर गुजरने के बाद मंगटियान तांग वुलन को एक अंदरूनी कमरे में ले आया। कमरे के भीतर एक कार्य बेंच रखी थी, जो तांग वुलन की ऊंचाई से बस थोड़ी सी ऊंची थी। मंगटियान यहीं रुक गया और तांग वुलन की ओर मुड़कर बोला, क्या तुम्हें पता है कि फॉजिंग क्या होती है? तांग वुलन ने उलझन में सिर हिला दिया। मंगटियान ने ठंडे स्वर में कहा, असल में मैं शुरू में तुम्हें शिष्य के रूप में लेना नहीं चाहता था। तुम बहुत छोटे हो, फॉजिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं। लेकिन तुम्हारे पिता ने जिद की कि मैं तुम्हें एक मौका दूं। अगर मुझे लगा कि तुम उपयुक्त नहीं हो तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और उस वक्त आंसू बहाने की जरूरत नहीं, समझे? मैं नहीं रोऊंगा अंकल मंगटियान, तांग वुलन ने दृढ़ता से कहा। मंगटियान ने पास रखी मेज की ओर इशारा करते हुए कहा, आज का तुम्हारा काम ये है। मेज आधे मीटर ऊंची थी। उस पर धातु का एक गोल टुकड़ा रखा था और नीचे एक आत्मा यंत्र की स्क्रीन लगी थी। मंगटियान ने बगल से 2 छोटे धातु के हथौड़े उठाए और तांग वुलन की ओर बढ़ाए। इस धातु के टुकड़े को इन हथौड़ों से 1000 बार मारो। स्क्रीन हर बार का प्रहार दिखाएगी, लेकिन वार में पूरी ताकत लगनी चाहिए। अगर तुम ये कार्य पूरा कर पाते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि फॉजिंग क्या होती है। अगर नहीं कर पाए तो कल आने की जरूरत नहीं। ये कहकर उसने हथौड़े उसके हाथों में थमा दिया और मुड़कर चला गया। हथौड़ों के हैंडल करीब 1/3 मीटर लंबे थे और उनके गोल सिर आधे फुट लंबे और लगभग 10 सेंटीमीटर चौड़े थे। हर हथौड़ा लगभग 5 किलोग्राम का था। एक 6 साल के बच्चे के लिए वजन कम नहीं था और उसे 1000 बार उन्हें चलाना था। तांग वुलन ने पहले तो निराशा से हथौड़ों को देखा, लेकिन जैसे ही उन्हें थामा वो चकित रह गया। इतने भारी नहीं है, क्या ये अंदर से खोखले हैं? अंकल मंगटियान बाहर से तो सख्त दिखते हैं, लेकिन असल में कितने दयालु हैं। तांग वुलन मुस्कुराया और समझ दिखाने के लिए सिर हिला दिया। फिर दाएं हाथ का हथौड़ा उठाकर उसने धातु के टुकड़े पर वार किया।
ढम! धातु पर चोट की गूंज हुई और वो घबरा गया। नीचे की स्क्रीन पर एक अंक जगजमाया। उसने बाएं हाथ से दूसरा हथौड़ा उठाया और फिर से वार किया। ढम! ये तो इतना मुश्किल नहीं है, तांग बुलिन ने मन में सोचा और फिर लय में हथौड़े चलाने लगा। ढम 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 ढम! हर प्रहार के साथ स्क्रीन का अंक बढ़ता गया। हथौड़े लगातार चलते रहे, न कोई डगमगाहट न थकान। 100वें प्रहार तक पहुंचते पहुंचते वो पसीने से तर हो गया। 300 तक पहुंचने पर उसके हाथों में दर्द शुरू हो गया। मुझे सहना होगा, पापा ने कहा था, हार मत मानो, मुझे डटे रहना होगा। उसने दांत भींच लिए और हथौड़े चलाते गया। 500 तक पहुंचने पर दर्द तेज हो गया, फिर भी उसने रुकने से इनकार कर दिया। अब उसके हाथ लाल पड़ गए थे, फिर भी उसने पूरी ताकत से हथौड़े चलाए। वो खुद से बुदबुदाया, मुझे पूरी कोशिश करनी है ताकि मैं फौजिंग सीख सकूं और आत्मासोल खरीद सकूं। तब मैं माँ पापा को खुश रख सकूंगा और नार की रक्षा कर पाऊंगा। 700 तक पहुंचने पर उसके हाथ सुन्न हो गए, हथौड़े गिरे चलने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब उसके कपड़े पसीने से चिपक गए थे और पसीना धार की तरह बह रहा था। तभी उसकी रीढ़ में एक अजीब सी झंझनाहट हुई, जैसे बिजली का झटका। दर्द धीरे धीरे गायब होने लगा और हथौड़े हल्के लगने लगे। ढम ढम ढम! अब उसके बार पहले से भी अधिक सहज और शक्तिशाली थे। 1000! लक्ष्य पूरा होते ही उसने हथौड़े नीचे रख दिया और हाँफते हुए खड़ा हो गया। उसकी हथेलियां जल रही थी, हाथ सूज गए थे, लेकिन भीतर एक अजीब सी स्फूर्ति थी। रीढ़ की वो झंझनाहट अब सुनहरी आभा में बदलकर उसकी पीठ में ऊपर नीचे घूम रही थी, पर उसे इसका एहसास नहीं हुआ। 5 मिनट बाद जाकर वो थोड़ा संभला। अंकल मंगतियान, मैंने कर लिया। वो मंगतियान को ढूंढता हुआ एक कमरे में पहुंचा जहां वो कुछ पुर्जों के साथ व्यस्त थे। मंगतियान ने उसे देखा, फिर अपनी घड़ी की ओर देखा। अभी तो उसे गए आधा घंटा ही हुआ था। तुमने हथौड़े चला लिए? हाँ। उसकी हालत देखकर मंगतियान को और पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। वो उठकर वापस उसी कमरे में गया। स्क्रीन पर अंक झिलमिला रहा था। 1000। मंगतियान ने ये स्क्रीन खुद लगाई थी, धोखा देना असंभव था, लेकिन परिणाम देखकर वो अवाक रह गया। हर हथौड़ा वाकई 5 किलोग्राम का था। एक अधमड़ आदमी भी 1000 वार के बाद हाथ नहीं उठा पाता, और ये 6 साल का बच्चा आधे घंटे में पूरा कर गया। असल में ये परीक्षा तो केवल उसे विनम्रता से मना करने का बहाना थी। मंगतियान तांग जिरान का अच्छा दोस्त था, इसलिए सीधे ना नहीं कह पाया। उसने सोचा था कि बच्चा थककर खुद ही हार मान लेगा, लेकिन अब उसके सामने जो नज़ारा था, कुछ और बार हथौड़ा मारूं, जब तक मैं ना कहूं तब तक रुकना नहीं। जी। तांग वुलिन ने हथौड़ा फिर उठाया। थोड़ी देर के आराम के बाद दर्द कम हो गया था। ढम ढम ढम! हर बार में कोई तकनीक नहीं थी, बस शुद्ध ताकत। कुछ ही वारों में मंगतियान ने अपनी अनुभवी आंखों से देख लिया, ये बच्चा सचमुच उस धातु को पूरी तरह पीट रहा है।